नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम पहले इसके जो नाम होते हैं अलग अलग उन्हें जान लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं। इसको हम डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बताता है एनर्जी फ्लो की। डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। और इसको हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको बताता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। जो जहाँ तक हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट लॉ की, तो वो आपको बताता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ एनर्जी पॉसिबल। ठीक है, किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी इसकी ये कोई भी जानकारी नहीं देता है। पर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, विच प्रोवाइड्स द फिजिबिलिटी और द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कंजर्वेशन, इसीलिए इसको डायरेक्शनल लॉ भी कहा गया है। इसको डायरेक्शनल लॉ इसलिए कहा गया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो आपका सेकंड लॉ है, ये प्रोवाइड करवाता है आपको फिजिबिलिटी और डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन की आपको ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। आगे हम जानेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना जो, वो उसको जानने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं हीट की। तो हीट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि अगर आपको हम बताएं तो आप उनको नोट में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, देखो हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी भी है, और हीट आपका लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क आपका हाई ग्रेड एनर्जी में आता है। ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है, हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी, जिसे हम टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। लो ग्रेड एनर्जी को हम टोटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए इन पॉइंट्स को कैसे लिखना है। हीट इज कंसीडर एज लो ग्रेड एनर्जी and work is considered as high grade energy। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने बताया आपका कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है लो ग्रेड का हाई ग्रेड में। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। तो हम यहाँ पर देख रहे थे सेकंड पॉइंट आपका, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड
high grade is not possible, but the complete conversion of high grade energy into low grade energy is possible। ठीक है, तो हमने देखा लो ग्रेड आपका हाई ग्रेड में टोटली नॉट पॉसिबल, मतलब कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है, पर हाई ग्रेड एनर्जी आपकी लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है, हम यहाँ पर जो देखेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ये कुछ स्मॉल टर्म्स हैं, एक्सप्लेन करने से पहले ये पता होना चाहिए। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या करते हैं? इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ फाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पर आएगा इट इज ए रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर मतलब है आपका इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, यानी कि आप इसमें से कितनी भी थर्मल रिजर्वायर एनर्जी रिजर्वायर ये होते हैं कि इनमें से आप कितनी भी हीट निकाल लो, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इनका ना ही तो टेम्परेचर चेंज होता है, इसीलिए ये आपके इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। अगले अब दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्मल रिजर्वायर आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका सोर्स, ठीक है, एक होता है आपका सोर्स और एक होता है आपका सिंक। हम दोनों में क्या अंतर होता है? सोर्स क्या होता है आपका? सोर्स होता है आपका सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर, सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी विदाउट इफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंक की बात करें तो सिंक क्या होता है? ये होता है एक तरह का वो आपका सप्लायर था, यहाँ पर एब्जॉर्बर आएगा, यहाँ पर आएगा ये आपका एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट इफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब सोर्स क्या होगा? सपोज करो ये आपका एक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका सिंक है, तो आप कर रहे हो कि इंजन को हीट दे रहे हो, ये सप्लाई करता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 700 केल्विन है, इसका टेम्परेचर 250 केल्विन है, तो देखो ये आपका सोर्स क्या करता है? ये सप्लाई करता है हीट एनर्जी को, ठीक है, और ये करता है ये एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होंगे इनके? कांस्टेंट। और ये आपका इंजन यहाँ से वर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आपके दो तरीके के होंगे। सबसे पहले अगर पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर आएगा क्या, पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर आएगा आपका कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो जब आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले की बात करूं तो आपका कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आएगा। एक आपका हीट इंजन के लिए होता है, एक दूसरा रेफ्रिजरेशन के लिए होता है। पहला आपका है कैल्विन प्लैंक्स, ठीक है। कैल्विन प्लैंक्स का क्या स्टेटमेंट था? ये कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम ऐसा डिवाइस बना दें जो आपका वर्क प्रोड्यूस करता रहे
इंटरेक्टिंग विद सिंगल थर्मल रिजर्वायर, यानी कि एक ही थर्मल रिजर्वायर हो, उस सिंगल थर्मल रिजर्वायर से ये आपका वर्क प्रोड्यूस करता रहे, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये किस तरीके से होगा, मतलब कि ये कह रहा है आपका इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which operate in a cycle produce work continuously while interacting with single thermal reservoir। ठीक है, अगर मैं बात करूं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के लिए तो यहाँ पर आप समझ ही गए। अब मैं आपको इसको इस डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से बोला गया है। ये इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक तरह का हीट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आपका वर्क निकलेगा। ठीक है, और ये आपका सिंक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, ये कह रहा है कि अगर आप एक ही सिंगल इंटरेक्टिंग विद सिंगल रिजर्वायर का मतलब क्या है, ये टर्म क्या हो जाए ज़ीरो और ये टर्म ज़ीरो हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, बिना साइलेंसर की बाइक, यानी कि आप एग्जॉस्ट में कुछ निकाले नहीं और जितना सब कन्वर्ट हो रहा है सोर्स, सिंगल सोर्स से, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, यहाँ से हायर टेम्परेचर से हीट आ रहा है, वो आ रहा है QH, जिसको हम QS भी कहते हैं सप्लाइड, और ये होता है QL, जिसको हम QR भी कहते हैं रिजेक्टेड। ठीक, अब अगर हम इसके एफिशिएंसी की बात करें, इंजन की एफिशिएंसी निकालने की बात की जाए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट क्या होगा आपका, वर्क नेट अपॉन में हीट सप्लाइड, जो आपने हीट सप्लाई की। वर्क नेट की बात करेंगे तो वर्क नेट यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है ये। अब साइक्लिक प्रोसेस में हमने फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नेट, क्यू नेट को क्या लिख सकता हूं मैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट सप्लाइड। और अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन में क्यू हायर। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू लोअर अपॉन में क्यू हायर। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब एक चीज़ और होती है इसमें, एक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि फॉर रिवर्सिबल साइकिल्स में ना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्सिबल की बात करें अगर, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल पर और केल्विन टेम्परेचर स्केल की बात करें ना हम, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, आपका जो QL है और जो QH है वो इक्वल होता है TL और TH के रेशो के। यहाँ पर रेशो सेम होता है, तो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अब बन के आएगा ना, वो ये होता है TH/TL/TH। ठीक है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में एक चीज़ याद रख लेना, नोट में पूछ ली जाती है वो ये कि केल्विन प्लैंक्स प्रोवाइड द concept
of work producing device, that is heat engine. Calvin Planck provide the concept of work producing device, that is heat engine. ठीक है, यानी कि हम हीट इंजन, कैल्विन प्लैंक्स जो ये है वो हीट इंजन डिवाइस के लिए है। ठीक है, अगला आता है आपका रेफ्रिजरेशन के लिए। रेफ्रिजरेशन, और इसको बोलते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस और रेफ्रिजरेशन, उसके लिए जो होता है वहाँ पर हम करेंगे, इसको बोलते हैं क्लॉसेस स्टेटमेंट। वहाँ पर जो यूज़ होता है उसे बोलते हैं क्या? क्लॉसेस स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CLAUSIS, क्लॉसेस स्टेटमेंट। और मैं क्लॉसेस स्टेटमेंट की बात करूँ, अब क्लॉसेस स्टेटमेंट क्या होता है? ये आपका वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल के लिए है। इसका मतलब है कि ऐसा डिवाइस इम्पॉसिबल है जो ऑपरेट करे लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट भेज दे और बिना किसी वर्क के। यानी कि मैं ऐसा फ्रिज बनाऊं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ों को ठंडा कर दे, यानी कि अंदर से जो हीट है वो बाहर फेंक दे, यानी लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर पे फेंक दे पर कोई भी वर्क ना ले, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका क्लॉसेस की स्टेटमेंट थी। अब इसको अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a device which operate in a cycle transfer heat from lower temperature reservoir to high temperature reservoir without consuming any other form of work, any other form of work। यानी कि बिना किसी, इसको अगर मैं देखूं तो ये पता क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये, अब यहाँ पर क्या है? ये है आपका लोअर है, ये आपका हायर है। ठीक है, ये कह रहा है कि आप यहाँ से हीट खींचोगे और आप यहाँ हीट भेजोगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि आपको जो यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्क डन है W वो 0 हो। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है, किस तरीके से होता है यहाँ पर? अब आप इस साइकिल को बनाओगे तो ये कुछ साइकिल इस तरीके से बनेगी, इसलिए में ऐसा होता है ना, ये आपका क्या हो गया? हायर टेम्परेचर। ये आपका क्या हो गया? लोअर टेम्परेचर। यहाँ से आपने हीट दी QL और यहाँ पर जो हीट गई वो गई QH। ठीक है, अब रेफ्रिजरेशन में हमने क्या क्या, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं एनर्जी, तो ये हो गया वर्क इनपुट दिया हमने, वर्क इनपुट दिया। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? रेफ्रिजरेशन का होगा। अब इसमें कुछ नोट होता है जो आपको करना है। यहाँ पर नोट, हम नोट क्या है, सबसे पहले तो जो क्लॉसेस स्टेटमेंट है वो किसके लिए है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस के लिए, जैसे कि हीट पंप आपका और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो नोट में आपको क्या लिखना है? पहले आपको यही लिखना है, क्लॉसेस स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए होती है? प्रोवाइड द concept of work absorbing
डिवाइस। ठीक है, पहली चीज आपकी ये। सेकंड थिंग, बोथ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर is known as a reverse heat engine। ठीक है, यानी कि बोथ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या है, रिवर्स हीट इंजन है, ये आपको याद रखना है। अब हम ड्राइव करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, या एफिशिएंसी हम इंजन के लिए निकालते हैं, वैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, इट इज डिफाइन, ये रेशो होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। जो यहाँ पर हमारा डिजायर इफेक्ट बदल जाता है, हमें यहाँ पर कूलिंग चाहिए, हीट एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर आउटपुट में उसको डिजायर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ desired effect to the work input। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे COP इज इक्वल टू डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक है, अब मैं डिजायर इफेक्ट की बात करूँ तो मुझे डिज़ायर इफेक्ट में क्या चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर COP ये होता है, COP पहले दो अलग चीज़ों के लिए। सबसे पहले मैं COP निकालता हूँ किसके लिए, हीट पंप के लिए, हीट पंप के लिए। ठीक है, हीट पंप को यहाँ ड्रा करूँगा तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, TH। ये आपका हीट पंप है, इसको ठीक कर देते हैं। ये आपका हीट पंप है, वर्क इनपुट है। अब देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ायर इफेक्ट क्या है, हमें क्या चाहिए, हीट पंप से हम हीट चाहिए, तो हम चाहते हैं हमारा डिज़ायर इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, QH अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क इनपुट को मैं साइक्लिक प्रोसेस से क्या लिख सकता हूँ, नेट हीट। तो QH इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, QH माइनस QL। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, एक तो आपका ये हो जाएगा, और इसको और तरीके से लिखना चाहूँ तो COP क्या हो जाएगा, हीट पंप का, एक तो हो जाएगा आपका QH अपॉन QH माइनस QL, और क्योंकि रिवर्सिबल तो यहाँ पर क्या जाएगा TH अपॉन में TH माइनस TL। ये आपका क्या हो गया, COP ऑफ हीट पंप हो गया। अब बात करेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पर। COP इसको एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। अब यहाँ पर हमारा डिज़ायर इफेक्ट रेफ्रिजरेशन के लिए हमें कूलिंग चाहिए, तो QL हो जाएगा, याद रखना यही चेंज है यहाँ पर, बाकी नेट हीट तो वही रहेगी, QH माइनस QL। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा TL अपॉन में TH माइनस TL। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखना जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये तो जर्नल के लिए है, याद रखना ये तो आपका जनरल के लिए, ये आपका रिवर्सिबल के लिए होता है, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए होता है। याद रखना QH अपॉन में QL इज इक्वल टू TH अपॉन में TL।
ये जो रेशो इक्विवेलेंट होता है ना, ये सिर्फ एप्लीकेबल है रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। अगर आप बोल रखा है कि रिवर्सिबल साइकिल है, तब आप ये एफिशिएंसी का ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये याद रखना। इसके बाद एक टर्म आती है आपकी रिलेशन बिटवीन सीओपी एंड सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसके बाद करेंगे तो हम देखो इस यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। अगर मैं आपको 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, अब इसमें देखो इसमें 1 प्लस करके देखना क्या होता है, TH माइनस TL प्लस 1 किया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, TL प्लस TH माइनस TL अपॉन में TH माइनस TL, यहाँ से ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, TH अपॉन में TH माइनस TL। ये पता है ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये जो आया ना ये आपका है COP ऑफ हीट पंप। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका होता है COP ऑफ हीट पंप। इस पर 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये रिलेशन आता है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। एक और चीज़, ये रिलेशन कहाँ कब एप्लीकेबल है तो मैं बता दूं, एक सेकेंड। ये जो आपका रिलेशन है ना, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, यहाँ पर आप याद रखिए, इट इज एप्लीकेबल बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में ये आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। एक आपका एक रिलेशन और, मतलब इसी को एक्सटेंड करता हूँ तो एक रिलेशन आपका और बनता है। अगर आप इसी को स्टैंड करेंगे तो ये आपको याद रखना है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता है, ठीक है। और ये भी एप्लीकेबल तभी होगा जब वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट होगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सेकंड लॉ, ठीक है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ पर हीट इंजन में और आपका हीट पंप में, और ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादातर बच्चों में ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।